अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। एमकेएम के नए सूबों के क़याम के लिए ग्रैंड नेशनल डायलॉग शुरू करने की तजवीज़। सूबे बनाना गद्दारी था तो आइन में ये शिक क्यों दर्ज है? खालिद मकबूल सदीकी। 18 साल में 22,000 अरब रुपए मिलने के बावजूद सिंध बदतरीन हालात का शिकार है। मुस्तफा कमाल। नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। फारूक सत्तार। मुक़्तदरा ने सूबों के मामले पर हुकूमत से बात नहीं की। राना सनाउल्लाह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नए सूबों के क़याम को अवाम की राय से मशरूत किया था। सिंध के अवाम नहीं चाहते सूबा तकसीम हो, इसलिए जान कुर्बान कर देंगे। इक़्तिदार क्या चीज़ है? शहला रजा। और डार्विन टेस्ट कैंगरूज के लिए ड्रोना ख्वाब बन गया। बांग्लादेश ने वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से शिकस्त देकर शायकीन क्रिकेट को हैरत में मुब्तला कर दिया। पाकिस्तान में इंतजामी सहूलत और अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए नए सूबों का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है और आबादी में बेपनाह इजाफे की वजह से दूर दराज इलाकों के अवाम तालीम, सेहत और रोज़गार के लिए बड़े शहरों में और ख़ासकर सूबाई दारुल हुकूमतों का रुख करने पर मजबूर हैं। लेकिन अगर मुल्क भर में बड़े सूबों की जगह पर छोटे सूबे बनते हैं तो इसकी तश्कील से ना सिर्फ बजट की मुनसिफाना तकसीम होगी बल्कि तरक्याती काम चंद शहरों की बजाय मुल्क भर में होते नजर आएंगे। और तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें भी हमारे सामने हैं जहां छोटी इंतजामी इकाइयाँ तर्ज हुकूमत को बेहतर, शफाफ और आवाम दोस्त बनाने में सबसे बेहतरीन किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से अब संजीदा बहस होने लगी है और सियासी जमातें भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल दे रही हैं। एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत ने इस सिलसिले में आज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नए सूबों की तजवीज़ की भरपूर हिमायत करते हुए इसे पाकिस्तान की ज़रूरत करार दिया। पार्टी के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने नए सूबों के क़याम के मामले पर ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तजवीज़ देते हुए कहा कि एमकेएम नए सूबों के लिए उठने वाली हर आवाज़ की हिमायत करती है और मुल्क में नए डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन्स बन गए लेकिन सूबे नहीं बनाए गए। अगर सूबा बनाना गद्दारी या गलत था तो फिर आइन में ये शिक कैसे दर्ज है? पाकिस्तान के मौजूदा सूबे एक तो पूरे कानूनी तकाजे के साथ नहीं बनाए गए थे। ज़्यादा सूबों की भी ज़रूरत इसलिए थी कि सूबे भी डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न के तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन्स बड़ी तादाद में, शायद आबादी की रफ्तार से भी ज़्यादा, वो तो बना दिए गए लेकिन सूबे नहीं बनाए। जहाँ जहाँ से भी सूबे का मुतालबा और आवाज़ बुलंद हो रही है मुसावास के साथ हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आइए अपने अपने सियासी मफादात से बाहर निकलकर इस मुतालबे पे एक दूसरे के साथ डायलॉग शुरू करते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल का इस मौके पर कहना था कि मौजूदा सिस्टम लोगों को पाकिस्तान से बदगुमा कर रहा है। सिंध को 18 साल में 22,000 अरब रुपए मिले और इसके बावजूद सूबा बदतरीन हालात का शिकार है। नए सूबे बनना सिंध की तकसीम नहीं बल्कि वसाइल की तकसीम और इंतज़ामी बंदोबस्त है। मुल्क चलाने का, बचाने का वाहिद रास्ता और तरीक़ेकार है कि पाकिस्तान को इंतज़ामी यूनिट्स में तकसीम किया जाए। ये आपका निज़ाम लोगों को गद्दार कर रहा है, ये आपका निज़ाम लोगों को महरूम कर रहा है, लोगों को पाकिस्तान से बदल कर रहा है। 1 इंच ज़मीन भी जो है वो सिंध की किसी और सूबे में दाखिल नहीं हो रही, कोई 1 इंच किसी दूसरे सूबे के सिंध के अंदर दाखिल नहीं की जा रही। ये तकसीम नहीं है। सारी पार्टीज मान गई, कैबिनेट मान गई, वज़ीर आज़म मान गए, सब लोग मान गए। अक़लियत में होने के बावजूद पीपल्स पार्टी ने इस लोकल गवर्नमेंट की तरमीम को, उन्होंने उसको जो है वो वीटो कर दिया। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी किसानों को भी आज़ादी मिलेगी कि मुल्क चलाने का, बचाने का वाहिद तरीक़ेकार है कि पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दिए जाए। कराची के साबिक मेयर और एमकेएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार के नज़दीक नए इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम के बगैर पाकिस्तान में तरक्की और इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। उन्होंने मोरूसी सियासतदानों को सिंध का दुश्मन करार दिया और इस स्टेटस को अगर ख़त्म नहीं किया जाएगा तो मुल्क में जगह जगह बगावतें जन्म लेंगी। पाकिस्तान की बका, सालमियत, मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम के बग़ैर नामुमकिन है। इस स्टेटस को अगर ख़त्म नहीं किया जाएगा तो मुल्क में जगह जगह बगावतें जन्म लेगी। वफाक में बरसरे इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून का नए सूबों के क़याम से मुतल्लिक अभी तक कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल नहीं आया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के मशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का गुज़श्ता रोज़ कहना था कि मुक़्तदरा ने सूबों के मामले पर अभी तक हुकूमत से बात नहीं की और ना ही ये मामला काबीना या पार्लिमान में ज़ेरे बहस आया। मुक़्तदरा की हुकूमत से बात अगर होगी, मामला कैबिनेट में आ जाएगा। अगर हुकूमत से कोई भी कम्युनिकेशन हो तो वो मामला जो है वो या पार्लियामेंट में आ जाएगा या कैबिनेट में आ जाएगा। तो ऐसी तो कोई बात, जो गवर्नमेंट है इसका स्ट्रक्चर जो है वो
बिल्कुल आम आदमी तक जो है वो पहुंचना चाहिए। अब इसमें तरीक़ाकार है, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो, सूबे हों, छोटे यूनिट्स हों, तो इसके ऊपर जब कोई तजवीज़ सामने होगी, जब कोई स्ट्रक्चर जो है वो सामने होगा कि जी इस तरह से कर लिया जाए, तो उसको देखा जा सकता है। पीपल्स पार्टी मुल्क में नए सूबों के क़याम की बाज़ाहिर तो मुखालफत करती है, लेकिन बाग के जलसे में पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा था कि सूबे अवाम की मर्जी से बनेंगे जहां अवाम की राय और सियासी इत्तेफाक राय होगा। पीपल्स पार्टी वहां अवाम के फैसले के साथ खड़ी होगी। नए सूबों के जो बहस है, कोई भी सियासी मौक़िफ़, जो सियासी बातचीत, जो अवाम का मुतालबा हूं, आज से लिखता हूं मैं अवाम के साथ, जहां भी अवाम का फैसला के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम का फैसला के साथ देगी, मगर साथ साथ जो अवाम का फैसला नहीं है तो ये उम्मीद ना रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के खिलाफ जा सकती। ये ना तारीख में हमने किया है, ना आज कर सकते हैं, ना आने वाले कल कभी करें। लेकिन बाग जलसे के अगले ही रोज 8 अगस्त को जब इस प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाला रजा से नए सूबों से मुतल्लिक सवाल किया गया तो उनका क्या कहना था। खुदा न खास्ता पीपल्स पार्टी से अगर ये कहा जाता है कि यहाँ इक़्तिदार कुर्बान कर दें या सूबे बना लें, तो इन दोनों चॉइसेस में से पीपल्स पार्टी क्या लेगी? हम तो जान कुर्बान कर देंगे अपनी आवाम के फैसले पे। आप इख्तिदार की बात क्या करते हैं? हम तो अपनी जान कुर्बान कर देंगे। हमारे अवाम नहीं चाहते हमारा सूबा डिवाइड हो, हम जान कुर्बान कर देंगे। जो सिंध का एक एक बाशिंदा है, जो भी अब समझता है कि मैं सिंध में रहता हूँ, चाहे वो PMLN की सिंध की पार्टी हो, JUI हो, चाहे वो जमाते इस्लामी हो, चाहे वो PTI के ओरिजिनल सिंध के लोग हों, वो कोई भी इसमें नहीं चाहेगा सिंध डिवाइड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मुल्क में नए सूबे बनाने के हक में है, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने नए सूबे के क़याम के मुकदमे की भरपूर हिमायत करते हुए कहा है कि सियासतदान अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए इसकी ऑनरशिप लें और अपनी चुदराहट बचाने की बजाय अवाम के मसाइल का सोचें। इनके मुताबिक पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में नए सूबे बनाने के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर अरशद बोहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। MQM के सीनियर रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब अभी कुछ देर पहले फारूक भाई की बात भी हम सुन रहे थे, सदीकी साहब की बात भी सुनी, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, उसके बाद फिर अपना सईद गनी साहब ने भी गुफ्तगू की है। वो रद्द अमल में उन्होंने कहा है कि MQM के जो खालिद मकबूल सदीकी साहब हैं, फ़ारूक सत्तार साहब हैं या मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, ये अपने अपने इलाके के काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते, वो सूबे बनाने की बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि ये हफ्तों हड़तालें करवाते हैं, भत्ते लेते हैं, रोज़ाना 100 बेगुनाह लोगों की जानें लेते हैं और गटर के ढक्कनों की बात वगैरह वगैरह कर रहे हैं। मैं जानना सर ये चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली MQM का जो सूबों को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो बिल्कुल सबके सामने है और बड़ा वो वाशगाफ लफ्ज़ों में इसका इजहार भी करते हैं। इसका वे आउट आप क्या देखते हैं? इसको इम्प्लीमेंट किया जाए कैसे होगा? सिंध की रेजिस्टेंस है, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी की। शैला बीबी हमारे शो में कह रही थी कि हम मर जाएंगे लेकिन ये तकसीम नहीं हो सकती, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इसे एक सीजन्ड सियासतदान के तौर पर इस सारे इशू को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये इतने चिराग पाक क्यों हो जाते हैं? मुझे तो ये बताइए कि आखिरी दफ़ा MQM ने हड़ताल कब करवाई शहर में? 2016 के बाद। मुझे बता दें 10 साल हो गए कब हड़ताल करवाई MQM ने। अच्छा, MQM के ही दौर में कराची में हमेशा डेवलपमेंट हुई है। MQM के ही दौर थे जब K3 भी आया, K2 भी आया, जिसमें 300 MGD पानी आया। आज पानी वही तकरीबन कराची को 650-700 MGD पानी मिल रहा है। बात यह है कि कराची का हाल पूरे पाकिस्तान ने देखा हुआ है। कराची को आप ना तो गिनते सही हो। कराची की आबादी 4 करोड़ की आबादी है और आप कराची को कहते हो कि 2 करोड़ 16 लाख की आबादी है। ऐसा नहीं है। देखें, कराची हैज़ बिकम एन इशू। कराची हैज़ बिकम द फेलियर ऑफ मैनेजमेंट बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चिरागपा क्यों होती है? चिरागपा इसलिए होती है कि जब NFC से इनको फंड मिलता है और वो जो फंड मिलता है वो तकरीबन 1200-1300 अरब रुपए मिलता है साल का, और फिर 300-350 अरब रुपए, तो 1600-1700 अरब रुपए अगर पॉपुलेशन के हिसाब से आप डिवाइड करें
तो वो तकरीबन जो है पॉपुलेशन के हिसाब से 40% जो है वो कराची को मिलना चाहिए, कराची पे हैदराबाद पे खर्च होना चाहिए। तो 400-500 अरब रुपए जब कराची और हैदराबाद पे खर्च होना चाहिए, जो कि पिछले 18 साल से नहीं हुआ है, तो ये तो तकरीबन 8-10 हजार अरब रुपए का हिसाब किताब बनता है। आपके सामने है कराची का हाल, आपके सामने है। देखें, एक शाहरा भुट्टो जो बना दिए, मलिर एक्सप्रेस है जिसका नाम था, वो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनी है, उसमें हुकूमत सिंध का 1 रुपया नहीं लगा है। तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो भी ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये अपने आप पे तमगा लगाते हैं, या ये जिन अस्पतालों की बातें करते हैं, उन अस्पतालों में तमाम प्राइवेट फिलेंथ्रोपिस्ट की इन्वेस्टमेंट है, कराची के बिजनेसमैनों की इन्वेस्टमेंट है। और ये अस्पताल जो है वो मैनेज भी जो है प्राइवेट पब्लिक एड फाउंडेशन, पेशेंट एड फाउंडेशन, PAF, ये कर रही है। ये इनका अमल दखल कोई थोड़ी है इसमें, उन्होंने अपना बोर्ड पूरा बनाया हुआ है। तो ये इन्होंने किस जगह खर्च किया है? आज भी 70 से 80 लाख बच्चा जो है स्कूल में नहीं जा रहा अंदरूनी सिंध में। मैं कहता हूँ चले कराची की कॉस्ट पर अगर अंदरूनी सिंध डेवलप हो गया होता तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अंदरूनी सिंध भी डेवलप नहीं हुआ। इन्होंने अंदरूनी सिंध भी जो लिंक रोडें बनाई हैं, वो लिंक रोडें जो है किसी गांव देहात या गोड को नहीं जाती हैं, ये इनकी शुगर मिलों को जाती हैं। तो इन्होंने तो कराची को भी ये समझ लिया है कि ये भी हमारी रियाया है। जिस तरह इन्होंने अंदरूनी सिंध अपना जो जागीरदाराना निज़ाम है या जो वडेरा निज़ाम है, उस निज़ाम को कराची में भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। और अब इतना कंट्रोल इन्होंने कर लिया है पिछले 18 सालों में कि नीचे से लेकर ऊपर तक अब इन्हें तकरीबन ये समझ लें कि इनके प्लांटेड लोग बैठे हुए हैं हर जगह। आज ये कहते हैं कि हम वफाक के साथ हुकूमत में शामिल नहीं, लेकिन वफाक की तमाम अहम जो सीटें हैं उस पर ये बैठे हुए हैं, तमाम अहम महकमों के सरबराह इनके बैठे हुए हैं। तो इन्हें तो जरूरत ही नहीं है, आईनी ओहदों पर ये बैठे हुए हैं, इन्हें क्या जरूरत है कि हुकूमत में शामिल हो? इनके तो काम वैसे ही चल रहे हैं। और पैसों पे जिस तरीके से इस दफा जो है बजट में इश्यूज आए थे, तो बजट पे ये रुक गए थे, तो इन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 711 अरब रुपए से 838 अरब रुपए करवा लिया, तकरीबन 120-125 अरब रुपए और बढ़वा लिए। और उस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का 70% जो है वो अंदरूनी सिंध इस्तेमाल होता है, 70%। तो आप ये मुझे बताएं, ये तो चारों तरफ से लूट मार इन्होंने मचा रखी है। इन्होंने ये बात करते हैं कराची में MQM की गुंडागर्दी की बात करते हैं, काहे की गुंडागर्दी? मैं कह तो रहा हूँ, MQM तो वो जमात है जिसने तो अपनी लीडरशिप को चेंज किया, MQM ने तो अपने किबले को दुरुस्त किया, MQM ने अपनी गलतियों को तस्लीम किया। आज MQM पे बड़े बड़े मुकदमा जो बनाए हुए थे वो कोर्ट से सारे बरी हो रहे हैं, हमारे दोस्त, हमारे भाई। तो आपने MQM के साथ जो जुल्म किए, MQM के वो दौर भी आपको याद रखने चाहिए जब MQM की खवातीन मर्द नहीं होते थे, खवातीन ने नमाज जनाजा पढ़ाई हैं, खवातीन ने अपने शहीदों को दफन किया है, खवातीन ने जो है कुरान हाथ में लेकर बाहर निकली हैं और उन पे फायर हुए हैं। तो MQM ने तो वो दौर भी देखा है। MQM के जो है 20-25 हजार जो है लोग शहीद हुए हैं, और फिर ये भूल जाते हैं, ये हर दफा MQM की बातें करते हैं, बोरी बंद लाशों की बातें करते हैं। इन्हें 27 दिसंबर याद नहीं आती कि 27 दिसंबर को कराची में वो कहाँ के लोग थे जो चंद घंटों में जिन्होंने पूरी कराची में वो बर्बादी मचाई कि कराची की माएँ बहनें जो हैं वो अपने घरों को ना जा सकी, कराची की ATM की मशीनें लूटी गई, अच्छा, सैकड़ों हजारों गाड़ियां सड़कों पर जल रही थी। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि MQM के पॉलिसी के हिसाब से क्या रोड मैप है MQM के जहन में इस सारे चीज़ों को परस्यू करने के लिए? अब सबको कंसेंसस आप कैसे डेवलप करेंगे? आपकी पार्टी जो सबसे ज़्यादा राइवलरी है पीपल्स पार्टी के साथ है, वो कहती है कि हम तो बिल्कुल तकसीम को मानते ही नहीं। वफाक में भी गवर्नमेंट जो है वो नून लीग की है। अब नून लीग का भी सूबों से क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, कितना इख्तलाफ है, वो तो लोकल गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। मोहसिन नकवी की तकरीर पे आपका रद्दअमल फिर क्या है? ये बात कहाँ जाके रुकेगी? किस रोड मैप से आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या है आपके जहन में? मैं ये समझना चाह रहा हूँ बेसिकली। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली एक चीफ मिनिस्टर जो है वो तकरीबन आपकी जो है 9-10 करोड़ की आबादी को, 8-9 करोड़ की आबादी को मैनेज नहीं कर सकता। यही हाल पंजाब का भी है। ठीक। तो अच्छा, दुनिया में मिसालें मिलती हैं। आपने 18वीं तरमीम के बाद वो कानून लेकर आ गए जिसके तहत सूबे बनाना नामुमकिनात में से हो गया।
क्योंकि असेंबली से पास होगा, 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। आपने सिंध में गिनती सही नहीं गिनी हुई, आप सिंध की गिनती सही गिन लें तो 2/3 मेजोरिटी जो है वो अर्बन एरिया की असेंबली में बैठी हुई होगी, वो आपने जिंदगी भर करना नहीं। तो अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं रह गया। और अच्छा, ये कोई नई चीज नहीं है। देखें, इंडिया जब बना था उसके कितने सूबे थे, आज वो मल्टीप्लाई बाई 4 टाइम्स हो गए हैं। बांग्लादेश के कितने सूबे हो गए हैं, आपके नेबरिंग कंट्रीज के सूबे देखें, अफगानिस्तान के सूबे कितने हैं, आप वही 4 सूबों पे। अच्छा, ये सबसे बड़ा ब्लंडर ये होगा कि ये 4 सूबे लसानी बुनियादों पर बने, और ये लसानी बुनियादों पर मुल्क को तकसीम किया गया है। ये मुल्क की यकजहती के लिए बहुत जरूरी है, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, और आखिरी बात, मुल्क डॉक्टर साहब आखिरी बात जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में आपको पढ़ भी देता हूँ, फिर मैं साथ इसके छोटा सा एक सवाल आपसे सर मैं कर लूँगा। वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो पाकिस्तान के असली और दायमी हुक्मरान हैं और रहेंगे। हमने उन्हें वज़ीर आज़म भी बनाया, गवर्नर जनरल और सदर पाकिस्तान 2-2 दफ़ा बनाया। उन्हीं में से एक वक्त का ब्यूरोक्रेट जो है हुक्मरान सियासतदानों को मुंह पर माँ बहन की गंदी गालियाँ देता था और वो सुनते थे। ब्यूरोक्रेट जो हैं वो वज़ीर और मशीर गिनती करें तो 78 साल में ये लातादाद मिलेंगे। अब ये तबका अनटचेबल बन चुका है और इनको कोई पूछने वाला नहीं। और उन्होंने फिर पूरी डिटेल है, एक लंबा चौड़ा ट्वीट है। और उसके बाद जो सूरत हाल है वो मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि नून लीग के कुछ लोगों का ये ख्याल है, फिर कुछ दानिश्वरों से हमारी बात हुई, उनका ये ख्याल है कि आप कोई भी सिस्टम ले आएँ, ब्यूरोक्रेटिक जब रिफॉर्म्स आप करेंगे नहीं तो सिस्टम सारे फेल हो जाएंगे। तो इस पे आपका क्या टेक है बुनियादी तौर पर? देखिए, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए और आपकी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए, आपकी इलेक्शन रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए, आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए। लेकिन ये बड़े पैमाने पर नहीं होगा जब ये छोटे सूबे होंगे। छोटे सूबे अपने तई अपने तौर पर जब एग्जाम्पल बनाएंगे, एग्जाम्पल सेट करेंगे, विच कराची हैज द कैपेबिलिटी। कराची के लोगों के पास वो कैपेबिलिटी है, कराची के लोगों के पास कैपेसिटी है। आज आप सिंध सेक्रेटेरिएट में चले जाएं तो ब्यूरोक्रेसी में आपको कराची के लोग जो है उंगलियों पे भी नहीं गिन सकते आप। तो ये तो हाल किया हुआ है ना। आप पूरे पाकिस्तान में कोटा सिस्टम है नहीं, सिंध में कोटा सिस्टम है। तो कराची के लोगों को, और आज भी जो है सरकारी नौकरियां आती हैं तो उसमें क्लियर लिखा हुआ होता है नीचे कि कराची के लोग अप्लाई ना करें। तो ये ज्यादती अगर आपने करनी है। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर अरशद वोहरा साहब MKM के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इस वक्त सादिया जावेद साहिबा तर्जमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा वक्त देने के लिए। फ़ारूक सत्तार साहब अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, खालिद मकबूल सदीकी साहब भी, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब भी। और जो उनका कहना है वो कहते हैं कि ये मारूसी सियासत के खात्मे और शराकतदारी की बात है और आवाम को बुनियादी हकूक़ देने से मुसलसल इनकार किया जा रहा है। और जब तक हर पाकिस्तानी को मौका नहीं दिया जाएगा सर उठाकर जीने का, इस वक्त तक उसका एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ है वो ख़त्म हो नहीं सकता। और फिर वो पूरा बता रहे हैं कि कराची रेवेन्यू की मद में पाकिस्तान को 60% दे रहा है, सिंध को 90% रेवेन्यू देता है। ये तीसरा और ये चौथा नाकाबिले रहाइश शहर बन चुका है। इस वजह से उसकी डिवीजन, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वगैरह, ये सारा जो उनका पूरा एक थीम और उसका रोड मैप वो देते हैं। एग्जैक्टली आपका क्या है इस पर पॉइंट ऑफ व्यू भी, और एग्जैक्टली क्यों सिंध में पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस चीज़ की मुखालफत की है? थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक तो पहली बात ये कि मुस्तफ़ा कमाल साहब हो या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो या जो भी सूबों की तकसीम की बात करते हैं, मैं उनसे कहूँगी कि वो आईन पाकिस्तान जो 1973 का आइन है, जो मुतफ़िका तौर पर पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस की रजामंदी से हुआ, उसको ज़रूर पढ़ें। उसमें सूबे बनाने का तरीक़ाकार मौजूद है और उसको ये पढ़ें और उस पे ये अमल दरामद करें। ये आइन के कहते हैं ना कि जी हम बड़े पासदार हैं। जो 18वीं तरमीम जो कि मुत्तफ़िका तौर पर, वो भी मुत्तफ़िका तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पास कराई थी और ये उसके सिग्नेचरी हैं, इन्होंने भी उसको वोट किया है। ये पढ़ें, उसमें लिखा है कि पाकिस्तान में सूबे बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए उस सूबाई जो सूबा
में डिमांड कर रहा है, उस सूबाई असेंबली की अक्सरियत अगर उसको पास करे। तो मैं एमक्यूएम को ये हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको ये शौक है तो आप सिंध असेंबली में ये करारदाद लाएं, जैसे हम पहले हमेशा करारदादें रिजेक्ट करते रहे हैं सिंध की तकसीम के मुतालिक, इस दफ़ा भी हम रिजेक्ट करेंगे। एक तो पहली बात ये कि ये सिंध की अक्सरियत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कराची में रहने वाले उर्दू स्पीकिंग, मुझे नहीं समझ आता कि ये अपने आप को पता नहीं कैसे कहते हैं कि जी हम जो मैं सिंध में पैदा हुई हूँ तो मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं हिजरत करके नहीं आई। तो तरीकाकार मौजूद है। ये सब मैं पहले दिन से कह रही हूँ, ये डाइवर्जन है लोगों की तरफ से, इन लोगों की तरफ से। सिंध एक था, सिंध एक है और सिंध एक रहेगा। शौक है तो जरूर कौमी असम्बली मौजूद है, सेनेट मौजूद है, सिंध असम्बली मौजूद है। एमक्यूएम जो है वो जरूर करारदाद लाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको रिजेक्ट करेगी। ठीक। अच्छा, दूसरा सादिया साहिबा, अगर किसी स्टेज पर जाकर जरदारी साहब जो हैं उन्हें विफाक के साथ मिलकर इस बात को आगे बढ़ाना पड़ता है और आप सबको हदायत भी आती हैं कि भाई अब जाएं, राय आमा हमवार कीजिए और हमें ये करना पड़ेगा, फ़र्ज़ कर लें, बहुत सारे फ़र्ज़ तो किए ही जा सकते हैं, तो उसमें फिर आपको इस तरह करना पड़ जाए तो फिर वो कौन सा मसला है? अपनी पार्टी को वो कहेंगे कि करारदाद मंजूर कर लें तो करारदाद आगे चले जाएगी। इधर ऐवान में जो है विफाक में आपके सामने 26वीं तरमीम हो गई, 27वीं हो गई, 28वीं की तैयारियां जारी हैं। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये ऊपर से अगर जरदारी साहब भी मैनेज हो गए या मान गए फौरी, तो या आपको लगता है कि वो इस बात पे सारी उम्र मान नहीं सकते और इस बात पे वो रजिस्ट करेंगे और इक़्तिदार छोड़ देंगे और तहरीक चलाएंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, ये पीपल्स पार्टी का आज का स्टांस नहीं है कि हम ये बात आज कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बीबी शहीद के ज़माने में भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और सूबों की नए सूबे बनाने की जो थी, वो उस वक़्त के एक डिक्टेटर ने आवाज़ उठाई थी। उस वक़्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस डिक्टेटर का सामना किया था। और आज भी अगर कोई कुव्वत, कोई सियासी जमात या कोई कुव्वत पाकिस्तान में सूबे बनाने की कोई कोशिश की जाएगी, मैं अपने सूबे की हद तक बात करती हूँ। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी अपने आप को तारीख में जिंदा रखेंगे इख्तिदार के लिए। ना उन्होंने पहले कभी पॉलिटिक्स की है, ना वो आइंदा कभी पॉलिटिक्स करेंगे। वो सिंध के अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ही फैसला है कि हमें सिंध की तकसीम नामंजूर थी, है और रहेगी। मरियम साहिबा कल खिताब कर रही थी और उन्होंने बड़ी वाशगाव लफ्ज़ों में कहा, उन्होंने कहा कि 17 साल से पीपल्स पार्टी की जहां हुकूमत है वहां सड़कें टूटी हुई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने ज़्यादा शदीद मसाइल हैं। वहाँ से लोग पंजाब आते हैं तो तारीफ़ करते हैं। बसों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते कि उन्होंने अपने लोगों को बसें दी ही नहीं हैं। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते कि उन्होंने सड़कें बनाई नहीं हैं, 17 साल में अपनी हुकूमत की उधर नहीं बनाई। तो इन बातों को आप क्या, इस पर रद्द अमल है आपका और क्यों ये बात की जाती है इतने वाशगाफ लफ्ज़ों में? वो बैठी हुई बात कर रही थी इस तरह। देखिए, मुस्लिम लीग नून माजरत के साथ जो इस वक्त एक पंजाब बेस्ड टीवी चैनल पंजाब गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात दिखा रहा है, वो सबके उस पे सबको नज़र आ रहे हैं। मैं नहीं दिखा रही, पंजाब वो एमएनए भी है, मिनिस्टर भी हैं और वो उसके मालिक भी हैं उस चैनल के, जो वो दिखा रहे हैं। हाँ जी, उनका तो खुल के बयान भी है। वो कहते हैं कि नए सूबों के क़याम की वो हमायत करते हैं, अलीम खान साहब, और सियासतदान जो हैं जिम्मेदारियां निभाते हुए नए सूबों की ऑनरशिप लें। बेसिकली ये उनका बयान है। आप बात कंटिन्यू कीजिए, आप पूरी बात कीजिए। जी बिल्कुल, उनका मैंने बयान देखा है, लेकिन देखिए वो मुझे ये नहीं समझ आता कि कोई डॉक्यूमेंट
मतलब आप मीडिया के लोग भी टीवी शोज कर रहे हैं इस मामले पर कि नए सूबों पे बहस की जा रही है। देखिए, कोई डॉक्यूमेंट, चाहे वो अलीम खान साहब हो, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, चाहे वो खालिद मकबूल साहब हो, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब हो, ये सब तमाम हजरात वफाकी काबीना का हिस्सा है। लेकिन कोई डॉक्यूमेंट आज तक हमने नहीं सुना कि वफाकी काबीना के सामने रखा गया है या बात की गई है। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि ये बातचीत है, सिर्फ जबानी डाइवर्जन है। पाकिस्तान की इस वक्त जो बड़े मसाइल हैं उसमें महंगाई, रोजगार, दहशतगर्दी, ये पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए। ये जो नॉन इश्यूज जिस पर हम डिबेट करते हैं और कौम को डाइवर्ट करते हैं, मैं इन सब हजरात से कहूंगी कि वो ये ना करें। अच्छा जी, मरियम बीबी ने कल बयान दिया। मुझे नहीं पता, एक तो उनको शौक है कि हर काम हमने पहले किया, लेकिन मैं उनको बताती चलूं कि सूबा सिंध में सबसे पहले ईवी बसेस सूबा सिंध में चली, खवातीन के लिए बसेस सिंध में चल रही हैं, डबल टेकर बसेस सिंध में चल रही हैं, अस्पताल और जो मेडिकल, उसके लिए मैं दावे से ये बात कहती हूँ कि इस रीजन का मेडिकल हब है। दुनिया का सबसे बड़ा हार्ट का फ्री ट्रीटमेंट NICVD कर रहा है, वो सिंध में मौजूद है। कैंसर का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सिंध में हो रहा है। मुझे नहीं समझ आता, अब वो कहती हैं जी एक सड़क नहीं बनाई तो फिर लोगों को तकलीफ होती है। एक सड़क का तो नाम बुरा लगता है, शाहराह भुट्टो जो पाकिस्तान, और जो हमारे यहाँ रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमें फेडरल गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। एक मोटरवे सिंध को आज तक फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं दी। जितनी सड़कें, जितना सिंध, कराची और सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत शुक्रिया जी सादिया जावेद साहिबा, तर्जुमान सिंध हुकूमत, अपना बड़ी डिटेल से पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डार्विन टेस्ट में बांग्लादेश के हाथों इबरतनाक शिकस्त वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया के लिए ड्रोना ख्वाब बन गया। टेस्ट रैंकिंग में नंबर 9 पोजीशन पर मौजूद बंगाल टाइगर्स ने कैंगरूज के देश में 3 टेस्ट की सीरीज के पहले ही मैच में मुखालिफ टीम को 9 विकेटों से हराकर सबको हैरान कर दिया, जबकि साबिक ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर्स और ऑस्ट्रेलियन मीडिया अपनी टीम पर बरस रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 198 और दूसरी इनिंग्स में 284 रन बनाए, जबकि मेहमान टीम बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 426 और दूसरी इनिंग्स में 57 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा करके ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश की जानिब से स्पिनर मेहदी हसन ने दूसरी इनिंग्स में तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि पेसर हसन महमूद ने मजमूई तौर पर 9 विकेट हासिल किए और अपनी टीम की फतह में अहम तरीन किरदार अदा किया और मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेशी टीम के कप्तान नजमुल हसन ने कहा कि इस जीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान ने वीडियो कॉल करके पूरी टीम को मुबारकबाद दी है। बांग्लादेश टीम के लिए ये कामयाबी इस लिहाज से भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में इसकी शिरकत नहीं थी और इसके बावजूद बंगाल टाइगर्स ने मार्च से अब तक नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं, जिसका नुक्ता अरूज आज भी ये बड़ी टेस्ट फतह है। दूसरी जानी पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें अपने पहले टेस्ट में 19 अगस्त को लीड्स में मद्दे मुकाबिल होंगी और दोनों टीमों के दरमियान अब तक 92 टेस्ट मैच हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान को 23 और इंग्लैंड को 30 मैचेस में कामयाबी मिली, जबकि 23 मैचेस जो हैं बगैर नतीजे के खत्म हुए। इसी हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर नुमान नियाज साहब जी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और डॉक्टर साहब, तारीखी फतह बांग्लादेश ने जो है वो उसे हासिल भी किया और मार्क वॉ ने कहा है कि टेस्ट हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा अपसेट उन्होंने करार दिया। साथ उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेल रहा था। फिर इसी तरह डेविड वार्नर ने भी ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान उठाया और फिर इनकी राय ये थी कि सेलेक्टर्स को बड़े फैसले फिर शायद लेना हो। क्या आपका टेक है इस सारे मुद्दे पर? और जो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है 2025-27 वाली, इसमें बांग्लादेश जो है वो 4 पॉइंट्स हैं उसके चौथे नंबर पे है यानी, और पाकिस्तान उसमें 8वें नंबर पर है। वैसे ओवरऑल टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान जो है वो 7वें नंबर पर है, बांग्लादेश जो है वो 9वें नंबर पर है। आपका इस जीत पर क्या टेक है और ख़ास तौर पर हसन महमूद जो हैं
6 विकेटें जिन्होंने पहली इनिंग में उठाई और दूसरी इनिंग में शायद 3 है उनकी गालिबन। तो आपका सर ओवरऑल क्या एनालिसिस है डॉक्टर साहब? देखें, ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था और एक सेंसेशनल विन है। और जिस तरह ये देवर आउटस्टेड, ये जो इस टेस्ट मैच से पहले एक साइड गेम हुई है वहाँ पे 57 पे ऑल आउट हो गया था बांग्लादेश, तो ये तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई लेट अलोन इन ऑस्ट्रेलिया को दुनिया में एक्सपेक्ट कर रहा था कि डार्विन टेस्ट में इस किस्म की परफॉर्मेंस देंगे। 26th टेस्ट विन है 2001-2002 से, जब से ऑफिशियल स्टेटस मिला, टेस्ट स्टेटस फुल मेंबर हुआ आईसीसी का बांग्लादेश उनकी, और 9th अवे विन थी। और ये कि इन्होंने आज इंडिविजुअल रिकॉर्ड कायम किया है कि ये सिर्फ तीसरा टेस्ट था इनका इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सो दे हैव बिकम द फर्स्ट एशियन टीम जिन्होंने मिनिमम टेस्ट मैच लेते हुए ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच जीता। अगर आप इंडिया के कपल ऑफ टेस्ट विक्ट्रीज निकाल दें जो इन ऑस्ट्रेलिया थी 2018 में, तो शायद 1995 में पाकिस्तान ने इनको हराया था। अब एक और मुवाजना कर लेते हैं, पाकिस्तान सिडनी में जीता था 1995 में, और उसके बाद आप ये सोचें कि 31 साल हो गए हैं और पाकिस्तान ने जब भी ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है, ना सिर्फ कि वो टेस्ट मैच हारते हैं, वो वाइट वॉश करवाते हैं। वो ड्रॉ भी नहीं कर पाए 1995 से लेके आज तक। बांग्लादेश की एक जो सबसे बड़ी कामयाबी है जी, वो ये विन, तो मतलब हसन महमूद की आपने बात की, उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन वो ये है कि ये कोई 20-22 साल इनका टेम्पलेट था कि ये स्लो लो पिचेस बनाते थे और स्पिनर्स इनके जो हैं वो इनका नैरेटिव जो है वो देते थे दुनिया को, और अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स इन्होंने प्रोड्यूस किए तो ये अपने होम पे टेस्ट मैच जीत जाते थे। इनका एक पर्पल पैच आया 2016, गालिबन 2015-2016, जब इन्होंने वाइट बॉल में टॉप टीम्स को इन बांग्लादेश अपनी पसंद की टेलर मेड पिचेस बना के स्लो लो स्पिनर्स के साथ। लेकिन फिर जो इन्होंने एक केस स्टडी की और उसके बाद इन्होंने अपने अंडर 19 लेवल पे जो इनका प्लेयर पाथवे था उसको रीऑर्गेनाइज किया और इन्होंने फास्ट बॉलर्स पे काम किया। और अगर आप देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एशिया में जसप्रीत बुमराह को इंडिया की टीम में से निकाल दें तो बांग्लादेश का बेस्ट बॉलिंग अटैक है पूरे एशिया में, इवन बेटर देन इंडिया। सर राणा जो हैं वो 150 पे आराम से बॉल कर रहे हैं, 149 प्लस पे। मैं वो एग्जैक्टली, और अगर आप और पेसर है एशिया में, मेरा ख्याल इस वक्त सबसे बेस्ट पेसर है वो जी। मैं वही कह रहा था कि अगर आप माइनस जसप्रीत बुमराह, तो ये कोई मैच नहीं है बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स का भी। आपने हसन महमूद की बात की, हसन महमूद का जो सबसे अमेजिंग चीज़ है वो ये है कि वो पेस को वेरी करते हैं। जनरली वो 135, 138, 132 पे बॉलिंग करते हैं और हैवी बॉल करते हैं, आगे से आउट करते हैं, जो इन्होंने इस टेस्ट में किया। लेकिन बीच में इनकी भी एबिलिटी है 148 एंड टू टच 150। फिर तस्कीन अहमद इज अमेजिंग। सो इनके जो ये फास्ट बॉलर्स आए हैं जी, ये बहुत सेंसेशनल हैं। और आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट देंगे बांग्लादेश को कि उन्होंने होम पे अब स्पिन पिचेस ख़त्म करके फास्ट बॉलर्स की पसंद की पिचेस बना के, जो कि एक बहुत बड़ा दिलेराना फैसला है, और टेस्ट मैचेस जीतने शुरू किए। बांग्लादेश बीट पाकिस्तान 2-0 जब वो अभी आए थे पाकिस्तान, और फिर अभी पाकिस्तान जब बांग्लादेश किया उन्होंने फिर वाइट वॉश किया, 2-0 हराया। 4 टेस्ट मैच उन्होंने पाकिस्तान को हराए, आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। और एक कमाल की चीज़ ये है कि यही 2 मेजर टीम्स हैं जिनसे वो जीतने में कामयाब हुए। अदरवाइज अभी ऑस्ट्रेलिया आने से पहले जिम्बाब्वे से एक टेस्ट हारे थे। सो शायद कंसिस्टेंसी अभी नहीं है, लेकिन एक बांग्लादेश और दूसरा वर्ल्ड क्रिकेट में जिम्बाब्वे, जिन्होंने प्रोग्रेस दिखाई है जो नज़र आता है। तो मैं यहाँ तक कहूँगा, पहले मैं कहता होता था कि पाकिस्तान को इंडिया से केस स्टडी लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए जितने वो डेवलप हो गए हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब वो बहुत आगे निकल गए हैं। और पाकिस्तान गनीमत जाने और बांग्लादेश के स्ट्रक्चर को स्टडी कर ले कि जिस तरह उन्होंने अपने अंडर 19 प्रोडक्ट को टेस्ट स्टार्स में तब्दील कर दिया है। आई थिंक फैसिनेटिंग स्टफ टुडे एट डार्विन। और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा धचका नहीं है ये, ऑस्ट्रेलिया के लिए धचका नहीं है, ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा अपसेट है। और खुशाइन चीज़ है कि एशिया से अगर पाकिस्तान की टीम डिमोरलाइज कर रही थी सारों को, इतना नीचे जा रही, बिकॉज उनके तो खैर एक बात जो मुझे समझना है आपसे, वो बड़ी सादी सी बात है सर। सर कुछ दिन पहले यहाँ मैच हम देख रहे थे टाउनशिप वाइट की ग्राउंड में, तो वहाँ के कोच से हमने पूछा कि भाई पेसर आपके पास कहाँ हैं? उन्होंने कहा पेसर तो कौमी टीम में कहीं नहीं है। तो अब ये बात आप किसी ऑफिशियल से बात कर लें, वो कहता है टैलेंट ही नहीं है।
कहाँ से हम लेके आएँ, ये जो हमारे पास खेल रहे हैं ये बेस्ट हैं, इनसे ऊपर पेसर्स भी मौजूद नहीं है। इस तरह का डिस्कशन होता है। जो लोग आपको ज़रा बेहतर पेसर नज़र आते हैं उनके बारे में इंतज़ामिया भी, बाकी लोग भी ये राय रखते हैं कि भाई ये तो वाइट बॉल तक है, रेड बॉल में तो हम रिस्क ही नहीं ले सकते, रेड बॉल के लोग ही नहीं है। इस फिनोमिने को आप किस तरह एनालाइज करेंगे? मैं जी आपको बड़ी ब्लंट सी बात करूंगा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अनफॉर्चुनेटली आप अपनी नाकामियों को, जो आपकी करंट इंतजामिया है, आई एम रेफरिंग टू ये क्रिकेट बोर्ड के ये जो कोचेस हैं और जो सिलेक्टर्स हैं, खासतौर पे आकिब जावेद वगैरह, आकिब इज ऑन एयर, जिन्होंने एलेज कर दिया एक इंटरव्यू में कि जी हम लोग फास्ट बॉलिंग से तब मैचेस जीते थे जब रिवर्स स्विंग होता था, और जब से 26 कैमरे आए हैं रिवर्स स्विंग बंद हो गया। हालांकि काउंटर आर्गूमेंट ये होता था, एक तो वो ये इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद बॉल टेम्परिंग की वजह से हमारे ग्रेट फास्ट बॉलर्स आउट करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो ये भूल गए कि वो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स भी थे, वो नया गेंद भी करते थे, और रिवर्स स्विंग इज एन आर्ट, इनसे क्यों नहीं होता। अब ये बॉल वो ये नहीं है कि वो हर बॉल या हर जगह पे टेम्परिंग करके जीतते थे। तो अगर ये माइंडसेट होगा तो आप कैसे डेवलप करेंगे। सेकेंडली हुआ ये है कि आपका इतना दकियानूसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, कोई फोकस नहीं है रेड बॉल क्रिकेट पे, कोई इंसेंटिवाइज नहीं किया हुआ उसे। तो ये जो लड़के लीग्स के चक्कर में, वाइट बॉल खेलने के चक्कर में, क्योंकि लीग्स उनकी जिंदगियां बना देती हैं, वो 4 ओवर्स की ट्रेनिंग करते हैं, 4 ओवर्स की उनकी मसल मेमोरी है और 4 ओवर्स की उनकी इंड्योरेंस है। तो उनको क्या ज़रूरत है कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट करके 150 तक एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग में जाएं। फिर हमारे यहाँ सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा फुकदान है। इस वक्त अगर कोई फास्ट बॉलर जो रिप्रेजेंट करना चाहिए था रेड बॉल में पाकिस्तान की तरफ से, वो शाहनवाज धानी था, लेकिन अब पर्सनलाइज करके किसी और चक्कर में अब उनको बाहर कर देते हैं। धानी में एबिलिटी है कि वो सस्टेन्ड 140 से 145 करता है और तीनों सेशंस तक बॉलिंग कर सकता है। आपके जो बाकी बॉलर हैं इनकी माइलेज ही पूरी नहीं हो पाती। फिर आपकी ट्रेनिंग के इश्यूज आ रहे हैं। अब तो खैर स्केयर होना शुरू हो गया कि वर्ल्ड क्रिकेट में भी फास्ट बॉलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन हो गए हैं, और शायद ये तो बात दोबारा यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया लबरा तक चली जाएगी कि क्या ये जो क्रिकेट में जिम ट्रेनिंग और सुपर फिटनेस का कॉन्सेप्ट है वो क्रिकेट से रेलेवेंट भी है या नहीं है। वैसे इसे आपको जल्दी से एक एग्जांपल देता हूँ। डेनिस वेड 15 या 18 साल चैंपियन वेस्ट इंडीज टीम के ट्रेनर रहे और वो कभी भी जिम पे फोकस नहीं करते थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में ये बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है, मज़ीद आपसे इस पर डिस्कस करते रहेंगे। डॉक्टर नुमान नियाज़ जी बड़ी डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।